एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूं मैं आप सब बच्चों का मेरे इस चैनल में और मेरा नाम है अनु शर्मा। मैं बायोलॉजी में जो पढ़ा चुकी हूं अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का कंटेंट +1 का, वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन, और साथ में हमने कंप्लीट किया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये दो चैप्टर, ये दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो बेटा जी, अगर आपको ये चैप्टर याद करना है, समझना है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक, एंड तक देखिएगा। जल्दी जल्दी स्क्रॉल ना कीजिए, जरा सुन लीजिए, जरा सब्र रखिए, ठीक है। सो बेटा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर, एंड चैप्टर नेम इज, एज आई हैव टोल्ड यू, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब होता है शरीर के बिलियंस ऑफ सेल्स जो मेटाबॉलिज्म नामक प्रक्रिया कर रहे हैं। इस मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन मेटाबॉलिक वेस्ट को या मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। कई बच्चों को लगता है कि एक्सक्रीशन इज इक्वल टू डिफिकेशन। कई बच्चे कहते हैं मैम susu is equal to potty. So it is never like that, dear. Defecation or egestion is the removal of the digestive waste from the alimentary canal. हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जो डाइजेस्टिव वेस्ट हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम डिफिकेशन कहते हैं। जबकि एक्सक्रीशन का मतलब है बिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारे शरीर में है, उनके अंदर जो गंदगी, जो कूड़ा बन रहा है मेटाबॉलिज्म के दौरान, उसको बाहर खदेड़ने की प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो दीज टू आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, दिस शुड बी क्लियर इन योर ब्रेन। ओके, सो रिमेंबर, जो हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या कुछ और वेस्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट आयंस, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट है, दे हैव टू बी रिमूव्ड ईदर पार्शियली और कंप्लीटली बाय द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। रिमेंबर, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, तो इन तीनों में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, अमोनिया में भी, यूरिया में भी और यूरिक एसिड में भी। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल के शरीर में बनते हैं वो कैसे बनेंगे, कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल कौन से वातावरण में, कौन से हैबिटेट में पाया जाता है, उसके पास पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है to remove that nitrogenous waste. So two factors which decide the type of nitrogenous waste produced in an organism, number one is habitat and number two is availability of water. जैसे कि सबसे पहले है अमोनिया। अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा जहरीला, सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए शरीर से इसको बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम पानी की आवश्यकता लगती है। तो भैया जो जानवर पानी में पाए जाते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ बहुत सारा पानी है, तो बहुत सारा पानी बॉडी से बाहर भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जैसे कि एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए, बहुत सारी बोनी फिशेज हो गई, एक्वाटिक एम्फीबियंस जैसे कि टेडपोल, ये सब के सब जो हैं अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब ये एक्सक्रीट आउट करते हैं अमोनिया। अमोनिया एक गैसियस मेटाबोलाइट है, ये गैस है। सो ये जो अमोनिया होता है ये इन एनिमल्स की गिल सरफेस से या बॉडी सरफेस से अमोनियम आयन की फॉर्म में डिफ्यूज होता रहता है। याद रखिए किडनी का कोई रोल नहीं होता फॉर द रिमूवल ऑफ द अमोनिया। किडनी डू नॉट हैव एनी रोल इन द रिमूवल ऑफ द अमोनिया। दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया। यूरिया जो है मेरीन फिशेज में या कार्टिलेजिनस फिशेज में, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में और मैमल्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। यह यूरिया मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जहरीला ये नहीं होता है। और यह यूरिया इन एनिमल्स के शरीर में बनता है
इन द लीवर। सो रिमेंबर, अमोनिया लीवर में कन्वर्ट होता है इनटू यूरिया। लीवर से जो पाइप निकलती है, जो ब्लड वेसल निकलती है, उस पाइप में मैक्सिमम यूरिया होगा, क्योंकि यूरिया किसने बनाया? लीवर ने। सो मैक्सिमम यूरिया कौन सी ब्लड वेसल में होता है, इस पे सवाल आता है, आपको पता होना चाहिए। आंसर आ जाएगा हिपैटिक वेन, नॉट हिपैटिक पोर्टल वेन डियर, इट इज हिपैटिक वेन। तो आपको ऑप्शन में दिया जाए अगर हिपैटिक पोर्टल वेन, दैट विल नॉट बी करेक्ट। करेक्ट विल बी हिपैटिक वेन। जो हिपैटिक वेन होती है, लीवर से जो निकलती है, उसमें मैक्सिमम यूरिया होता है। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर एंड इज फिल्टर्ड आउट थ्रू द किडनीज। किडनी यूरिया को ब्लड में से फिल्टर करने का काम करती है, जबकि यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री लीवर है। थर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिक एसिड। यह यूरिक एसिड इन तीनों बंदों में से, तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में से सबसे कम जहरीला होता है। सबसे कम जहरीला, तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। मिनिमम पानी इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए लगता है। जो एनिमल्स जैसे कि लैंड स्नेल्स हैं, इंसेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, जितने भी सारे पक्षी हैं या जितने भी सारे रेप्टाइल्स हैं, ये सब के सब यूरिकोटेलिक होते हैं इन देयर मोड ऑफ एक्सक्रीशन। याद रखिए यूरिक एसिड जो है पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जबकि अमोनिया और यूरिया कभी भी पैलेट या पेस्ट की तरह एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। सो ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है, कौन से ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजनस वेस्ट पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है? जवाब आएगा लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ऑलराइट, याद रखिए जब एनिमल्स टेरिस्ट्रियल बने तो उनको ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ी जो कम जहरीला हो और जिसको शरीर से बाहर निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता हो। सो यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म इज एन टेरिस्ट्रियल अडेप्टेशन। ऑलराइट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें पता होना चाहिए कि यूरिया मॉडरेटली टॉक्सिक है। यूरिया मॉडरेटली टॉक्सिक है, इसलिए ये किडनी के मैट्रिक्स में रिटेन रह सकता है, ठहर सकता है। क्यों? ताकि ये किडनी के मैट्रिक्स या किडनी के फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलैरिटी को, सॉल्ट लेवल को बढ़ा सके, ताकि फिल्ट्रेट में से पानी ज्यादा से ज्यादा ब्लड में से रीएब्जॉर्ब हो सके और कम पानी बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक है जी। एनिमल किंगडम में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स तरह तरह के होते हैं, जैसे कि जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनपे सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक्सक्रीशन के लिए काम करते हैं। जबकि अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, नाम है उनका किडनीज। अब एनिमल किंगडम में थोड़े बहुत एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इन सेल्स के अंदर जो सीलिया होता है, बंडल्स ऑफ सीलिया होता है, वो फ्लिकरिंग फ्लेम, जलती हुई ज्वाला की तरह लगता है, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। यह एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स फ्लैट वर्म्स या प्लेटीहेल्मिन्थीज फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया में पाए जाते हैं। रोटीफर्स जो निमेटहेल्मिन्थीज या राउंड वर्म्स के मेंबर्स हैं उनमें पाए जाते हैं। कुछ एनालीड्स में पाए जाते हैं और सिफेलोकॉर्डेटा या एम्फिऑक्सस नामक एक कॉर्डेट में भी पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया नामक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एनालीडा फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म में पाए जाते हैं। जबकि अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच में मालपीजियन टिब्यूल जो है, जो कि मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होते हैं, वो एक्सक्रीशन के लिए मदद करते हैं। एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड एंटीना के बेस के ऊपर होते हैं, बेस पे होते हैं ये, और स्टेन ग्रीन कलर के आ जाते हैं इनकी स्टेनिंग जब करते हैं। सो एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए मदद करते हैं। क्रस्टेशिया में आते हैं पानी में रहने वाले ये आर्थ्रोपोड्स, नाम है इनके प्रॉन्स और क्रैब्स। सो प्रॉन्स और क्रैब्स क्रस्टेशियंस है, और क्रस्टेशियंस जो है एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, एंटीना के बेस के ऊपर ग्लैंड होते हैं, एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीशन शो करते हैं।
हमारा मेन काम तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, तो हम अपने बारे में अपने बारे में ज्यादा फोकस्ड रहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में. सो लेट अस टॉक अबाउट आवर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है ये पेयर ऑफ सुंदर ये किडनी. हमारे पास 2 किडनी होती है. एक स्वस्थ इंसान के शरीर में वैसे 2 किडनीज होती हैं. 1 पेयर हो गई. बीन शेप, राजमा की तरह शेप होती है इसकी. रेडिश ब्राउन कलर की रंग की होती है. लंबाई इनकी 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई इनकी 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और एवरेज वेट होता है 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम. और याद रखिए ये जो किडनी होती है डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, बैक साइड में. इधर कहीं नहीं किडनी है, यहां पे डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है. दे आर क्लोज टू द डोर्सल इनर एब्डोमिनल वॉल एंड एक्सटेंड फ्रॉम लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा. हमारी रीढ़ की हड्डी में जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक किडनी चलती है या किडनी एक्सटेंड करती है. ऑल राइट, रिमेंबर हमारी जो किडनी होती है, हमारी जो ये किडनी होती है इसको ब्लड सप्लाई करती है रीनल आर्टरी, जो कि डोर्सल अयोर्टा नामक ब्लड वेसल की डिवीजन है या ट्रिब्यूटरी है. छोटी सी ये पाइप बनाती है डोर्सल अयोर्टा किडनी की तरफ, नाम है रीनल आर्टरी. और यहां से ब्लड को जो वापस लेके जाती है ब्लड वेसल, किडनी से जो वापस ब्लड को लेके जाएगी ब्लड वेसल, उसका नाम है रीनल वेन. रीनल वेन अपना ब्लड डाल देती है इंफीरियर वेना कावा नामक ब्लड वेसल में और इंफीरियर वेना कावा ओपन हो जाएगी इनटू द राइट एट्रियम. ऑल राइट, आप याद रखिए जो किडनी होती है, जो ये हमारी किडनी है, इस किडनी में बाहर वाला जो एरिया होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले एरिया को कह देते हैं मेडुला. कॉर्टेक्स, मेडुला. राइट, मेडुला आगे एक्सटेंड करता है इनटू कैलिसेस और कैलिसेस या सर्टेन ट्यूब्स दे ओपन इनटू ब्रॉड फनल शेप्ड एरिया एंड दैट इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस जो होता है किडनी में एक हाइलम नामक जगह के अंदर की तरफ एक ब्रॉड फनल शेप्ड हिस्सा होता है जिसमें कैलिसेस ओपन होते हैं और रीनल पेल्विस यूरेटर नामक पाइप में ओपन होता है. यूरेटर नामक जो ये पाइप होती हैं ये वो पाइपें हैं जो किडनी से बने हुए यूरिन को एक डब्बे में लेकर जाएंगी स्टोर करने के लिए, नाम है उसका यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर नामक पाइप में कॉन्स्टेंटली मूवमेंट या पेरिस्टालसिस चलती रहती है ताकि किडनी में बना हुआ यूरिन इस पतीले में डाला जा सके, यूरिनरी ब्लैडर में डाला जा सके. यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर. जब यूरिनरी ब्लैडर नामक डिब्बे के अंदर यूरिन भरना शुरू हो जाता है, भरता रहता है, तो एक टाइम के बाद स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल सेंड करते हैं हमारे सीएनएस को ताकि हम यूरिन को एक्सपेल आउट कर दें. सो रिमेंबर, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है तब तक जब तक हमारे सीएनएस से वॉलंटरी सिग्नल ना आ जाएं और हम यूरिन को बाहर रिलीज कर दें. राइट, यूरिनरी ब्लैडर एग्जिट होता है यूरेथ्रा से. यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स. यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, एक इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर नामक टैब्स लगे होते हैं या स्फिंक्टर लगे होते हैं. सो ये जो स्फिंक्टर्स हैं जब रिलैक्स करेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर से भरा हुआ जो यूरिन होगा वो बाहर निकल जाएगा. सो यूरेथ्रा इज मेंट फॉर द रिलीज ऑफ द यूरिन. ऑल राइट, अब बात करते हैं हम कैसे मिक्टुरेशन करते हैं. मिक्टुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन, सुसु करना. सो मिक्टुरेशन एक प्रक्रिया से होता है जिसे मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं. यह रिफ्लेक्स इनिशिएट कैसे होता है? देखो भाई, जब यूरिनरी ब्लैडर नामक डिब्बे के अंदर बहुत सारा यूरिन भर जाता है तो बेचारे स्ट्रेच रिसेप्टर खिंच जाते हैं. यह स्ट्रेच रिसेप्टर खिंच जाते हैं, तन जाते हैं और ये सेंसरी सिग्नल सेंड करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि हमारे सीएनएस का हिस्सा है. साथ में सेरिब्रम भी इसमें पार्टिसिपेट करता है. राइट, सो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू. पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम
क्या करेगा, ये मोटर कमांड भेजेगा, ये रिस्पॉन्स भेजेगा, क्योंकि सिग्नल जाएगा अगर सीएनएस को तो भैया सिग्नल जाएगा तो रिस्पॉन्स भी आएगा, एक्शन होएगा तो रिएक्शन भी होएगा। सो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करेगा, ये जो डिब्बा है इसको स्क्वीज कराएगा। स्क्वीज कराने के लिए पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो मोटर कमांड भेज के इन मसल्स को, यूरिनरी ब्लैडर की दीवार में जो स्मूथ मसल्स हैं जिन्हें हम डिट्रूजर मसल्स भी कहते हैं। डिट्रूजर मसल इसलिए क्योंकि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डिट्रूजन या एक्सपल्शन ऑफ यूरिन होएगा। सो डियर, कंट्रैक्शन होगी यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स की या डिट्रूजर मसल्स की, साथ में रिलैक्सेशन होगी दोनों स्फिंक्टर की। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो जाएगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो जाएगा और तभी मिक्टुरेशन होगी। सो रिमेंबर, ये तीनों चीजों की वजह से मिक्टुरेशन होती है। क्या क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द detrusor muscles and relaxation of internal urethral sphincter as well as of external urethral sphincter. ऑलराइट, याद रखिए, जब हम नॉर्मली जब मिक्टुरेशन नहीं कर रहे हैं तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो वॉलंटरी होता है, जो कैसा होता है, वॉलंटरी होता है, उस स्फिंक्टर को बंद करके रखती है पेडंडल नर्व। जब मिक्टुरेशन होना है, जब हमने यूरिनेशन करना है तो पेडंडल नर्व को बोला जाता है कि तू चुप हो जा, तू अपना काम करना बंद कर दे। तो पेडंडल नर्व बेचारी इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो कि वॉलंटरी है, वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और यूरिन बाहर आ जाएगा। So very important to know that micturition is a voluntary process. It is not an involuntary process. छोटे बच्चों में involuntary होता है क्योंकि उनमें skeletal muscle fibers या skeletal muscles उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते। इस वजह से sphincters भी skeletal muscle के से बने जो sphincters हैं, जैसे कि आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए उनमें मिक्टुरेशन जो है वो इनवॉलेंट्री होती है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न टू होल्ड द यूरिन एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग, right? And that's why the sphincter will also develop with passage of time and that will become a voluntary process. ठीक है बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं। किडनी के अंदर क्या है, किडनी को ऐसे इसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया, किडनी को लिया, उसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया। भैया जब हमने किडनी का ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो हमने अंदर क्या पाया, हमने पहले देखा भैया किडनी के बाहर, सबसे बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल एक आउटर टफ कवरिंग होती है किडनी की। इस रीनल कैप्सूल के अंदर किडनी का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में बाहर वाला हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला कहलाता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है कई दफा मेडुला में घुस जाता है। कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स में ये अंदर घुस रहा है। इन कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स को आप कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी का मतलब है जब कॉर्टेक्स एक्सटेंड हो जाता है इनटू द मेडुला। जो मेडुला है वो इस तरह से आपको इजिप्ट के पिरामिड की तरह दिख रहा है। इनको आप इजिप्ट के पिरामिड ना कह के मेडुलरी पिरामिड्स कहते हो। ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं इनका ये ब्रॉड बेस है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स और ये नैरो अपेक्स है जिसे पेपिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, पेपिला कहते हैं। जो आपके मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं वो आगे पाइप्स में ओपन होते हैं जिन्हें कैलिसेस कहते हैं और ये कैलिसेस आगे एक ब्रॉड फनल शेप्ड हिस्से में ओपन होते हैं जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। तो रीनल पेल्विस क्या है, यह एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है इनर टू द हाइलम। हाइलम का मतलब एक कनकेविटी, एक केव लाइक जगह टुवर्ड्स द इनर सरफेस ऑफ ईच किडनी। हमारी किडनी के अंदर की तरफ ये एक केव लाइक जगह है जिसमें या जिससे होकर रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाती है, रीनल वेन एग्जिट करती है और यूरेटर एग्जिट करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू हाइलम
into which the projections called calyces open is called as renal pelvis, is called as renal pelvis। और renal pelvis जिस पाइप में खुलता है उसका नाम है यूरेटर। क्या नाम है बच्चे? यूरेटर। यूरेटर जो है इस बने किडनी के अंदर बने हुए यूरिन को अंदर यूरिनरी ब्लैडर नामक कंटेनर की तरफ लेके जाएगा। अब ये तो किडनी के अंदर थोड़ा सा हमने जूम इन करके देखा। अब इसको फर्दर और देखते हैं कि किडनी के अंदर कौन बंदे हैं जो एक्चुअल में यूरिन बना रहे हैं। सो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी के अंदर यूरिन बना रहे हैं, कौन सी है जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाएगी? तो आप कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पर्यायवाची शब्द, इसका दूसरा शब्द है, सिनोनिम है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हर एक नेफ्रॉन के 2 हिस्से। पहला हिस्सा कैपिलरीज का एक नेटवर्क, एक गुच्छा, एक ऊन की तरह एक गुच्छा, उसका नाम है ग्लोमर्यूलस। और दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल सबसे पहला पार्ट रीनल ट्यूब्यूल का है एक कप की तरह स्ट्रक्चर, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है बाउमेन्स कैप्सूल। उसके बाद है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है हेनलेज लूप, उसके बाद है हेनलेज लूप, उसके बाद है डीसीटी, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और याद रखिए डीसीटी बहुत सारे नेफ्रॉन्स के इस पाइप में ओपन होते हैं। इस पाइप का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनो कि DCT of many nephrons will open into a pipe which is called collecting duct. So remember, collecting duct is not a part of single nephron, it is a part of many a nephron. बहुत सारे नेफ्रॉन का कॉमन हिस्सा है, भगवान एक के नहीं सबके हैं। So collecting duct एक का नहीं, बहुत सारे DCT का पार्ट होते हैं, या बहुत सारे DCT will open into the collecting duct, or we will say that collecting duct is a part of many a nephron, it is not a part of single nephron। ठीक है बेटे, हमारा जो ब्लड सप्लाई है नेफ्रॉन में वो भी देख लेते हैं भैया, क्योंकि ब्लड से ही तो यूरिन बनेगा। ब्लड में जो यूरिया है वही तो फिल्टर होके यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। सो ब्लड सप्लाई जानना बहुत जरूरी है। एफेरेंट आर्टेरियोल नामक पाइप बनती है रीनल आर्टरी से। तुमने क्या देखा था? रीनल आर्टरी नामक पाइप अंदर गई आपके किडनी के अंदर। इस रीनल आर्टरी ने छोटी छोटी पाइपें बनाई, उनका नाम दे दिया एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल ने एक बंच ऑफ कैपिलरी नेटवर्क बनाया जिसका नाम है ग्लोमर्यूलस, जो बाउमेन कैप्सूल के अंदर होता है। मतलब ग्लोमर्यूलस नामक ब्लड वेसल से जो ब्लड फिल्टर होगा वो इस बाउमेन कैप्सूल नामक कंटेनर में आ जाएगा। सो डियर, ग्लोमर्यूलस और बाउमेन कैप्सूल को दोनों को मिला के कहते हैं मल्पीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल। ठीक है, ग्लोमर्यूलस में हम पहुंचे थे। ग्लोमर्यूलस नामक पाइप से या कैपिलरी नेटवर्क से एक पाइप निकली थी जिसका नाम है एफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियोल। यह इफेरेंट आर्टेरियोल डीसीटी में, पीसीटी में, हेनलेज लूप में ब्लड सप्लाई करने के लिए छोटी छोटी पाइप्स बनाती है और उन पाइप का नाम दे दिया पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो बड़ी स्ट्रेंज है ये किडनी, यहाँ पे 2 जगह पे कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है, राइट। वन इज ग्लोमर्यूलस, सेकंड इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। डिफरेंस ये है कि ग्लोमर्यूलस को बनाता है एफेरेंट आर्टेरियोल और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क को बनाता है इफेरेंट आर्टेरियोल, राइट। इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क की एक यू शेप्ड ब्लड वेसल होती है, नाम है उसका वासा रेक्टा। सो रिमेंबर, ये ब्रांच है, ये टहनी है, किसकी टहनी? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क की, पैरेलल टू द हेनलेज लूप और यू शेप होती है। ये कैसी होती है बच्चे? यू शेप की ब्लड वेसल होती है, नाम है वासा रेक्टा। ठीक है जी। अब इसके बाद समझते हैं
कि क्या हमारी किडनी में एक ही तरह के नेफ्रॉन है? सुना ही, हमार किडनी में दो प्रकार के नेफ्रॉन होवत। एक होवत कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे होवत जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। हमारी किडनी में लगभग 80 से 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। इनका लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटू होता है, राइट। और ये बहुत ही जो है लूप ऑफ हेनले होता है, छोटा होता है, इसलिए वो मेडुला में थोड़ा सा एक्सटेंड करता है। इसमें इस तरह के नेफ्रॉन में वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होती है या रिड्यूस होती है। तो लूप ऑफ हेनले को ब्लड सप्लाई पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से ही मिलती रहती है, ठीक है। यह जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है नॉर्मल कंडीशन में यूरिन बनाते हैं। जैसे नॉर्मली जब आप पूरा हाइड्रेटेड रखते हो अपने शरीर को, तो जो नेफ्रॉन यूरिन बना रहे हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। जबकि एक और तरह की नेफ्रॉन हमारी किडनी में है, नाम है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। यह हमारी किडनी के लगभग 15 से 20% नेफ्रॉन होते हैं। इनका ये लंबा लूप ऑफ हेनले होता है, जो कि ऑफ कोर्स लूप ऑफ हेनले डिप इनटू द मेडुला, सो ये एक्सटेंड करता है डीप इनटू द मेडुला, और इनके साथ प्रेजेंट होती है वासा रेक्टा, राइट। यह नेफ्रॉन यूरिन तब बनाते हैं जब आपके शरीर से पानी का जो वॉल्यूम होता है वो घट जाता है। मान लो किसी का गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट होता है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, या कोई डेजर्ट में फंस जाता है, उसको पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, तो जो नेफ्रॉन यूरिन बनाएंगे, गाढ़ा यूरिन बनाएंगे, वो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो आपकी बॉडी में जब पानी की कमी होती है तो जो नेफ्रॉन यूरिन बनाने का काम करते हैं, नाम है उनका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ऑलराइट, अब यूरिन फॉर्मेशन समझते हैं हम कि नेफ्रॉन्स यूरिन कैसे बनावत। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होवत। पहला स्टेप है ब्लड का फिल्टर होना। एक तरह की ब्लड वेसल्स में से, ग्लोमेरुलाई नामक ब्लड वेसल्स में से स्टेप आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यह 3 स्टेप से यूरिन बनेगा। कौन से 3 स्टेप भैया? यह 3 स्टेप। सबसे पहले ब्लड फिल्टर होवेगा, ब्लड फिल्टर होवेगा, फिर ब्लड में से या फिल्ट्रेट में से, नॉट ब्लड में से, जो यहां फिल्ट्रेट आएगा, उसमें से बहुत सारी चीजें वापस ब्लड में जाएंगी, प्रोसेस आ जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। कुछ चीजें ब्लड की फिल्ट्रेट में उड़ेली जाएंगी, स्टेप आ जाएगा सिक्रीशन। सो यूरिन विल बी इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन। फिल्ट्रेट में चीजें ऐड होंगी सिक्रीशन से, माइनस होंगी रीएब्जॉर्प्शन से, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप समझते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब आप सोचोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कि जो ब्लड फिल्टर होता है यहाँ पर ग्लोमेरुलाई नामक पाइप में से, यह फिल्ट्रेशन इतनी फाइन होती है कि ब्लड की जो यूजफुल चीजें हैं वो भी आके इधर फिल्ट्रेट में चली जाती हैं। सो नॉन स्पेसिफिक होती है, ये नॉन सिलेक्टिव होती है और बहुत ही फाइन होती है। यूजफुल कंटेंट ऑफ द ब्लड ऑल्सो एंटर इनटू द फिल्ट्रेट। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये कहलाती है। रिमेंबर, हमारी किडनीज की तरफ हर 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जो है वो जा रहा है फिल्टर होने के लिए। यह हमारे कार्डियक आउटपुट का 1/5 हिस्सा है। जैसे कि हमारा जो हर एक वेंट्रिकल है वो 1 मिनट में 5000 ml ब्लड जो है वो पंप आउट करता है। तो इसका 1/5 हिस्सा जो है वो किडनी की तरफ जा रहा है। ब्लड के इस फ्लो को, जो किडनी की तरफ बह रहा है, ये ब्लड रीनल या किडनी की तरफ फ्लो हो रहा है, नाम आ गया रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। रिमेंबर नाउ, जो ये ब्लड आ रहा है, इस ब्लड को फिल्टर होने के लिए कुछ मुश्किलों का सामना, कुछ बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। सो फिल्ट्रेशन जो है ब्लड का जिस मेम्ब्रेन से होता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 बाउंड्रीज हैं, 3 बैरियर्स हैं। एक है हमारी इस ब्लड कैपिलरी की दीवार, नाम है एंडोथीलियम। सो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, नंबर 1 बैरियर। नंबर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि जो एपिथेलियम होता है वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही रेस्ट करता है। सो नंबर 2 हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड नंबर 3 हो गया एपिथेलियम ऑफ द बाउमेन्स कैप्सूल। इन 3 दीवारों से हमारा ब्लड फिल्टर होगा, राइट। सो रिमेंबर, यहाँ पे जो
आपका जो जो आपकी बाउमेन कैप्सूल है, जो ये डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस बाउमेन कैप्सूल में अंदर की तरफ विसरल लेयर ऑफ बाउमेन कैप्सूल में स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, और उन एपिथेलियम को आप कहते हो पोडोसाइट, उन एपिथेलियल सेल्स को कहते हो पोडोसाइट्स। सो ये एक स्पेशलाइज्ड स्क्वैमस सेल्स ही होते हैं जो बाउमेन कैप्सूल की विसरल लेयर में पाए जाते हैं। इनमें फीट की तरह प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए इनको पोडो मतलब फीट लाइक, फीट की तरह प्रोसेसेस होते हैं जो कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट मौजूद होते हैं। ऑल राइट। सो नाउ ये तो हमें पता चल गया बाउंड्रीज के बारे में, भैया कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं जिनके थ्रू ब्लड फिल्टर होगा। जो फिल्ट्रेशन है क्या वो एक एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? मतलब क्या उसमें एटीपी इस्तेमाल होती है या नहीं होती है? तो आप कहेंगे ये बिल्कुल भी नहीं होती है। फिल्ट्रेशन एक पैसिव प्रोसेस है और यह फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की ड्यू टू द प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड के प्रेशर से कॉन्स्टेंटली ब्लड जो है वो फिल्टर होता रहता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर भी हम इसे कह देते हैं, राइट। अब ये कैलकुलेट करने के लिए अब देयर आर सर्टेन थिंग्स है, जैसे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, बट हमने उतना नहीं करना, हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस लेके चलेंगे, राइट। सो रिमेंबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिल्ट्रेशन एक तरह का पैसिव प्रोसेस है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में मौजूद प्रेशर की वजह से होता है, और यह एक नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यूजफुल सब्सटेंसेस भी ब्लड के फिल्ट्रेट में पाए जाते हैं। जब ब्लड फिल्टर होएगा तो एक मिनट में 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट बनता है। हम इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो हाउ यू डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट इज कॉल्ड एज GFR और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसी गति से, इस स्पीड से अगर फिल्ट्रेट बनता रहा तो एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट हमारी दोनों किडनीज बनाती हैं। सो भाई साहब इस 180 लीटर में से लगभग 99% ऑफ फिल्ट्रेट वापस ब्लड में हो लेगा, वापस ब्लड में जाना पड़ेगा। कौन से प्रोसेस से, कौन से स्टेप से जाना पड़ेगा? स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। सो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है भैया फिल्ट्रेट को वापस ब्लड में भेजो। जो रीएब्जॉर्प्शन है वो दो प्रक्रिया से होता है, दो तरह के ट्रांसपोर्ट से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या जाएगा वापस ब्लड में? सवाल आता है तो जवाब आएगा ग्लूकोज, सोडियम आयन और अमीनो एसिड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ब्लड में जाएंगे। आपसे पूछ जाए पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या जाएगा तो तुम कहोगे नाइट्रोजनस वेस्ट, सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और जल, वाटर, पानी जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस से जाता है। अब यह डायग्राम एनसीईआरटी का आपको बताता है फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, राइट। इसमें आप याद रखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे अत्यंत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया मैक्सिमम, अभी रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं अगर, कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां होवत? जवाब आवत पीसीटी। सो रिमेंबर पीसीटी में होती है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होने की वजह से इसका सरफेस एरिया जो होता है बहुत ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा, बहुत ज्यादा, झाड़ू इसके सिर के ऊपर लगा हुआ है, इन सेल्स के ऊपर लगा हुआ है जिसका नाम है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई नामक झाड़ू से बहुत सारा फिल्ट्रेट जो है वापस ब्लड में चला जाता है। सो याद रखिए 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट वापस ब्लड में जाएंगे पीसीटी से। ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स है आपके शरीर के, भैया उनको बॉडी से बाहर सुसु से थोड़ी निकाल दोगे, उनको तो शरीर की जरूरत है उनको। सो ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विल बी गोइंग बैक टू पेवेलियम, दैट इज ब्लड। So that is reabsorbed here as all 70 to 80% electrolytes and all essential nutrients are absorbed here. Maximum reabsorption का साइट है PCT, मिनिमम reabsorption का साइट है, याद रखिए, ascending limb of Henle loop। ये Henle loop है, देखो Henle loop, ये इसकी descending limb और ये ascending limb। ascending limb according to new NCERT ascending limb में minimum reabsorption होवत, ठीक है। अब चलो functions of the renal tubule पे
वापस चलते हैं। तो इस डायग्राम से आपको रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों स्टेप्स बताए गए हैं। भैया जो पीसीटी है उसमें से क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है? देखो न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, साथ में पोटेशियम आयन जा रहा है, पोटेशियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। याद रखो पोटेशियम आयन की सिक्रीशन नहीं हो रही है। एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में अब पोटेशियम आयन की सिक्रीशन नहीं दिखाई गई है बाय द डायग्राम। सो रिमेंबर ओनली द रीअब्जॉर्प्शन अकरिंग। रीअब्जॉर्प्शन किसकी? सो पोटेशियम आयन की। पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन होती है। NaCl की ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन होती है। बाइकार्बोनेट आयन जाने ही जाने हैं, मतलब ऑब्लिगेटरी मतलब इनको जाना ही जाना है और कोई चारा नहीं है इनके पास। इनको वापस ब्लड में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, इनको वापस ब्लड में जाना पड़ेगा थ्रू पीसीटी, राइट। तो पीसीटी में ये चीजें रीअब्जॉर्ब हुई। सिक्रीट क्या हुआ? सिक्रीट, रिमेंबर थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था यूरिन फॉर्मेशन का, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स। हमारे बॉडी फ्लूइड, हमारे ब्लड और लिम्फ के में जो हमारे बॉडी फ्लूइड है उनका पीएच जो होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ब्लड का पीएच कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी आपके शरीर में। सो रिमेंबर एक्सेस जो प्रोटॉन होते हैं और अमोनिया होता है वो पीसीटी के थ्रू, पीसीटी के सेल्स द्वारा फिल्ट्रेट में उड़ेल दिया जाता है। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में जब फिल्ट्रेट कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ बह रहा है, तो ये बहते बहते जब नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब कहती है कि हे पानी तू वापस ब्लड में चला जा। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है वाटर के लिए, जल के लिए, तो जल को डिसेंडिंग लिम्ब वापस ब्लड में भेज देता है। यह डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो सिर्फ जल निकल रहा है, पानी को खींचा जा रहा है, पानी को खींच रहे हैं, तो फिल्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट का लेवल बढ़ जाता है। सो याद रखिए जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में हो जाती है हाइपरटोनिक। कैसे होती है? हाइपरटोनिक, और मैक्सिमम होती है डीप इन द मेडुला। अब जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में चढ़ता है, असेंडिंग लिम्ब जो है वो कहती है कि हे NaCl मैं तेरे लिए परमिएबल हूं, मैं तुझे प्यार करती हूं, मेरे अंदर मतलब असेंडिंग लिम्ब में से यहां से तू निकल ले, जल्दी से निकल ले। सो जो आपकी असेंडिंग लिम्ब लिम्ब असेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनले की, उसमें से निकलता है NaCl। क्या निकलता है? NaCl या नमक या इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही फिल्ट्रेट में से निकलेगा तो जल का या पानी का लेवल कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ता जाएगा। सो फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो घटती जाएगी या हाइपोटोनिक बनती जाएगी इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। ठीक है, फिर उसके बाद फिल्ट्रेट चलता चलता बहता बहता पहुंच जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। किसमें पहुंचता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन या फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कुछ कंडीशन में ही ये जो डीसीटी है वो रीअब्जॉर्ब करवाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी को। ठीक है, तो वो कब रीअब्जॉर्ब करवाएगा मैं आपको बताऊंगी, अभी बहुत ही कम समय में मैं आपको समझाऊंगी अभी आगे। सो NaCl और पानी को ये कंडीशनली रीअब्जॉर्ब कराता है। साथ में ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में दे रखा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एज वेल। यहां पे सिक्रीशन होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पोटेशियम, प्रोटोन और अमोनिया की इनटू द फिल्ट्रेट। ऑलराइट, पोटेशियम, प्रोटोन और अमोनिया सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन से यहां पे डाल दिए जाते हैं। फिर फिल्ट्रेट बहता बहता जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें से रीअब्जॉर्ब होता है पानी और इसमें सिक्रीट किया जाता है पोटेशियम और प्रोटोन। सो रिमेंबर कलेक्टिंग डक्ट also play important role along with PCT and DCT to maintain the pH and ionic balance of your body fluid। हमारे शरीर के बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी को या आप कहेंगे pH को या आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मेनली 3 बंदे लगे हुए हैं, वो है PCT, DCT और साथ में कलेक्टिंग डक्ट। ऑलराइट,
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलेक्टिंग डक्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है या हम कहेंगे लेटर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, वो परमिएबल होता है थोड़े से यूरिया के लिए। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया खिसक लेता है, सरक लेता है कलेक्टिंग डक्ट से और मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है और ये थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में एंटर करता जाता है और यहां रिसर्कुलेट होता रहता है, यहां ये चक्कर मारता रहता है, घूमता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है। क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सो क्यों होता है वो ये डायग्राम बताएगा और ये डायग्राम जो है वो है इस टॉपिक का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। यूरिन को गाढ़ा बनाने की प्रक्रिया जो इस मैकेनिज्म से चलती है नाम है काउंटर करंट। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। करंट यहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट का मतलब है फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट एंड फ्लो ऑफ ब्लड, राइट। सो आप बहुत चीज समझिए आप, जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप का डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, लेकिन कौन से नेफ्रॉन? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहला तथ्य जो तुम्हें बताना चाहिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन से नेफ्रॉन द्वारा चलाया जाता है, कौन से नेफ्रॉन लागू करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म? जवाब आएगा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तुमसे कहा जाए कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या काउंटर करंट पार्टिसिपेट करते हैं? तुम कहोगे नहीं, ये तो डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये यूरिन बनाते हैं। गाढ़ा यूरिन हम तभी बनाते हैं जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होती है या ब्लड लॉस होता है। सो रिमेंबर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन नहीं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन काउंटर करंट मैकेनिज्म अडॉप्ट करके यूरिन कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे। इसमें तुम्हें यह समझना जरूरी है कि भैया लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट उल्टी दिशा में चल रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ, असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, बन गया काउंटर करंट। इनके साथ जुड़ी है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा की जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है वो इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ, जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा की, वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप के साथ जुड़ी है, और जो ये असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा की, वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप के साथ जुड़ी हुई है, राइट। तो समझिए, अगर हम यहाँ पे इस वासा रेक्टा को देखते हैं तो वासा रेक्टा की ये डिसेंडिंग लिम्ब में ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ और असेंडिंग लिम्ब में ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ, मतलब उल्टा। अब इसको अगर आप इस पाइप को आप यहां रख के देखते हो, जो ये वासा रेक्टा है, इस पाइप को आप यहां रख के देखो आप, तो भैया जो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है इसमें फिल्ट्रेट ऊपर, और ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ। तो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट भी ऑपोजिट फ्लो है फिल्ट्रेट और ब्लड का। यहां डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट का फ्लो नीचे की तरफ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो ऑपोजिट या ऊपर की तरफ। सो डियर, इससे क्या होगा, जो फिल्ट्रेट में से जो भी चीजें निकलेंगी वो अपोजिटली फ्लोइंग ब्लड में एंटर करती जाएंगी और वापस ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करती जाएंगी, ठीक है। हमारा मेन मोटो है पानी को ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्ब कराना, पानी को रीएब्सॉर्ब कराना वापस ब्लड में। सो भैया, वापस ब्लड में अगर पानी को रीएब्सॉर्ब कराना है तुमने, तो तुम्हें इन लिम्ब के चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। कौन सा? NaCl और यूरिया। सो रिमेंबर, NaCl और यूरिया दो बंदे हैं, दो ऑस्मोलाइट हैं जो आपके मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएंगे, और ऑस्मोलैरिटी या सॉल्ट लेवल बढ़ने की वजह से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में से पानी रीएब्सॉर्ब होता जाएगा और वापस ब्लड में एंटर करता जाएगा। वैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में से भी पानी निकलता जाएगा, क्योंकि ये डूबी हुई है मेडुला में डूबी हुई है ये पाइप्स। मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है NaCl और यूरिया, जो कि पानी को कॉन्स्टेंटली रीएब्सॉर्ब कराते रहते हैं और ब्लड द्वारा वो पानी ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता जाता है।
एनसीईआरटी में जाते हैं अगर हम, एनसीईआरटी में झांकते हैं अगर हम, तो एनसीईआरटी कहती है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप की, उसमें से पानी निकल के असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में गया और वापस ब्लड में एंटर कर गया। जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाता जाता है, इसमें से पानी खींच लिया जाता है और फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी जो है नीचे डीप इंटर द मेडुला और द एंड एट द बेंड ऑफ हेनले लूप मैक्सिमम हो जाती है, जो कि 1200 मिली ऑस्मोस मोल पर लीटर हो जाती है। जब फिल्ट्रेट ऊपर चढ़ता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में, तो असेंडिंग लिम्ब परमिएबल होती है NaCl के लिए। यहां से असेंडिंग लिम्ब हेनले लूप की जो है, इसमें से निकलता जाता है NaCl। वो NaCl डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाता है और जब NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा होता है, असेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा की कहती है कि NaCl तू जल्दी से खिसक के कुछ जो NaCl है प्लीज तू इधर मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जा। तो NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl इज एक्सचेंज्ड बैक into the medullary interstitial fluid through the ascending limb of vasa recta। तो यह NaCl इधर इकट्ठा होता रहता है और ऑस्मोलैरिटी को, मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाता रहता है। ठीक है, अब देखो, जब फिल्ट्रेट ऊपर चढ़ रहा है तो भैया इसमें से NaCl खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से ये हाइपोटोनिक बन जाता है। लेकिन हम तो गाढ़ा यूरिन बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कहोगे मैम ये तो डाइल्यूट बन गया। सो बेटा अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी दोबारा से फिल्ट्रेट मेडुला में डूबेगा इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट अगेन जो पाइप है वो मेडुला में डूबी हुई है। मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl है। NaCl की वजह से इसमें से पानी रीएब्जॉर्ब होता जाता है और साथ में जो ये लेटर पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट का, इसमें से निकलता जाता है थोड़ा सा यूरिया। वह यूरिया मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड से असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाता है और यहाँ पे सर्कुलेट होता रहता है, जिस वजह से ये दोनों बंदे NaCl और यूरिया मेडुला के फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाते रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट से खींचा जा सके और जो यूरिन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ जाती है। इनिशियल फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोस मोल पर लीटर होती है, जबकि जो फाइनल यहाँ यूरिन बनेगा उसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है 1200 मिली ऑस्मोस मोल पर लीटर। सो याद रखिए कि ये प्रक्रिया जो होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मैमल्स की किडनीज प्रोड्यूस कर सकती हैं। ऑल राइट, तो ये नोट्स हैं यहाँ पे जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर बनाने के लिए। इन नोट्स को मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे, अब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी की प्रक्रिया को कौन कौन बंदे जो हैं मिलकर रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो बेटा इसमें 3 बंदे मेन हैं। सबसे पहले खुद किडनी, दूसरा है हमारा हाइपोथैलेमस और तीसरा है हमारा हार्ट। राइट, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हाउ द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द किडनी। अब देखो, जब आपका जो ब्लड वॉल्यूम होता है मान लो वो घट जाता है, ब्लड का वॉल्यूम घटा तो ब्लड का जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम मतलब कम होने का मतलब जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसमें जो सॉल्ट लेवल है वो बढ़ गया है, क्योंकि वाटर का लेवल घट गया है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बढ़ चुका है। इलेक्ट्रोलाइट्स का बढ़ने का मतलब जो ऑस्मोलैरिटी है बॉडी फ्लूइड्स की वो बढ़ गई है।
ये जो ऑस्मोलैरिटी है बॉडी फ्लूइड्स की जो ये बढ़ी हुई है, इसको भांप लेते हैं, इसको पहचान जाते हैं हाइपोथैलेमस में मौजूद ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर बढ़ी हुई ऑस्मोलैरिटी को भांप जाते हैं या डिटेक्ट कर लेते हैं, और ये हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि भैया तेरे अंदर तो थर्स्ट सेंटर प्रेजेंट है, तू थर्स्ट सेंटर को स्टिम्युलेट कर दे। तो हाइपोथैलेमस में जो थर्स्ट सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से इंसान को बहुत प्यास लगती है, वो पानी ज्यादा पीना शुरू करेगा। पानी ज्यादा पिएगा तो जो ऑस्मोलैरिटी थी वो घटना शुरू हो जाएगी। साथ में हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि हे बहना, मैंने तेरे अंदर स्टोर करके रखा है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैंने जो तेरे अंदर रखा है उसको तू ब्लड में सिक्रीट कर दे। तो ADH तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कहता है, या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कहती है कि ठीक है भैया, मैं ब्लड में ADH को सिक्रीट कर देती हूं। ADH जाता है और एक्ट करता है लेटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे, मतलब DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे। ADH कहता है, हे DCT, हे कलेक्टिंग डक्ट, तुम पानी की रीएब्जॉर्प्शन को वापस ब्लड में बढ़ा दो। तो DCT और कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं तथास्तु, इनमें वाटर चैनल्स या एक्वापोरिन्स जनरेट हो जाते हैं, जिस वजह से DCT और कलेक्टिंग डक्ट नामक पाइप में से ज्यादा पानी वापस ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। और वापस ब्लड में जब पानी चला जाता है तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और ब्लड का प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो GFR घटा हुआ था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑल राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट और तथ्य, ADH जो होता है, ADH प्रिवेंट करता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है ज्यादा सुसु, ज्यादा यूरिनेशन। तो डायूरेसिस को ये प्रिवेंट कर रहा है, इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब करा रहा है, जिससे कम पानी या कम यूरिन बाहर निकलेगा, तो इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कह दिया। साथ में इसका दूसरा सिनोनिम पर्यायवाची शब्द है वेसोप्रेसिन। जो यह वेसोप्रेसिन होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और GFR भी जो घटा हुआ था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद ये बंदा, भैया ये जो बंदा है, ये जो एपरेटस है, इस एपरेटस का नाम है जक्स्टाग्लोमर्यूलर एपरेटस। कैसे जक्स्टाग्लोमर्यूलर एपरेटस किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है ये समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले, रेगुलेशन कैसे करता है ये समझने से पहले ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता सता होना चाहिए कि भैया है क्या भला ये। सो जक्स्टाग्लोमर्यूलर एपरेटस में दो प्रकार के सेल होते हैं। एक का नाम है मैक्यूला डेंसा और दूसरे का नाम है GG सेल, जक्स्टाग्लोमर्यूलर सेल। मैक्यूला डेंसा और जक्स्टाग्लोमर्यूलर सेल्स मिलके बनाते हैं जक्स्टाग्लोमर्यूलर एपरेटस। अब मैक्यूला डेंसा कौन से सेल्स हैं भैया? DCT का ये ट्रांसफर सेक्शन कट किया है, DCT नामक पाइप का ऐसे कट करोगे ट्रांसफर सेक्शन तो अंदर ल्यूमन दिखेगा, यहां सेल्स दिखेंगे, एपिथेलियल सेल्स दिखेंगे। DCT में वैसे तो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, लेकिन जो DCT का हिस्सा एफेरेंट आर्टीरियोल की तरफ होता है वहां डेंसली पैक्ड कोल्यूमिनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाम है इनका मैक्यूला डेंसा। क्या नाम है बच्चा? मैक्यूला डेंसा। ठीक है। एफेरेंट आर्टीरियोल का वो हिस्सा जो इन मैक्यूला डेंसा के कांटेक्ट में है, एफेरेंट आर्टीरियोल की ट्यूनिका मीडिया नामक लेयर में एक तरह के सेल्स हैं, एक तरह के स्मूथ मसल सेल्स हैं, जक्स्टाग्लोमर्यूलर सेल्स। सो जक्स्टाग्लोमर्यूलर सेल्स आर प्रेजेंट इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ एफेरेंट आर्टीरियोल्स। ऑलराइट बेटे, सो याद रखिए ये दोनों सेल्स मिलके जक्स्टाग्लोमर्यूलर एपरेटस बनाते हैं, और जो प्रक्रिया ये ऑपरेट करेंगे, जो ये समाचार चलाएंगे, जो ये पूरा कहानी, जो ये पूरी रामायण चलाएंगे, उसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। हम उसे रास भी कहते हैं,
रासलीला नहीं कृष्णा वाली, ये है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो आइए समझते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को डिटेल में बेटा। सॉरी सबसे पहले भैया जब इंसान का ब्लड का वॉल्यूम घट गया, ब्लड का वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया, अगेन डिहाइड्रेशन हुई या ब्लड लॉस हुआ, कोई भी कारण हो सकता है, तो ब्लड का प्रेशर घट गया, जिस वजह से GFR भी घट गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन घट गया तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन घट जाता है उसकी वजह से क्या होता है, जब फिल्ट्रेट देखो धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया, घट गया, फिल्ट्रेट धीरे धीरे चलूगा तो इसमें से रीएब्जॉर्ब होगा, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे थ्रू द PCT एज वेल एज थ्रू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। जब फिल्ट्रेट यहां पहुंचेगा DCT में, तो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी जो कि बहुत ज्यादा घट चुकी है, इस घटी हुई ऑस्मोलैरिटी को भांप जाएंगे, समझ जाएंगे मैक्यूला डेंसा सेल्स। सो मैक्यूला डेंसा सेल्स कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, और ये कीमोरिसेप्टर सेल्स जो हैं बेटे फिल्ट्रेट की घटी हुई ऑस्मोलैरिटी को पहचानते हैं, और फिर ये मैक्यूला डेंसा सेल्स जेजी सेल्स को, बगल वाले जेजी सेल्स को इशारा करते हैं, उनको बोलते हैं हे जेजी सेल ब्लड में रिलीज कर दो रेनिन एंजाइम, ऑफ कोर्स हार्मोन एज वेल, बट जनरली इट इज एन एंजाइम, क्योंकि यह रेनिन RENIN, स्पेलिंग ध्यान से याद रखना, RENIN, इट इज नॉट RENNIN, वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो एक तरह का प्रोटीएज है जो इन्फेंट के पेट में होता है, RENNIN, और जो प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन केजिन होती है, उसकी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यह है RENIN जो सिक्रीट किया गया जेजी सेल्स द्वारा। जेजी सेल ने रेनिन नामक एंजाइम, या इट कैन एक्ट एज हार्मोन एज वेल, रेनिन को ब्लड में सिक्रीट किया। रेनिन क्या करता है, लीवर द्वारा प्रोड्यूस्ड प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को, जो कि निकम्मी है, किसी काम की नहीं है, इस एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करता है, इसको चपेड़ मारता है और इसको एंजियोटेंसिन 1 में एक्टिवेट कर देता है। लेकिन एंजियोटेंसिन 1 में भी उतनी ज्यादा मोटिवेशन नहीं है नीट क्लियर करने की। सो ये एंजियोटेंसिन 1 जो है इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि आपकी एक सेल्फ मोटिवेशन होती है। जनरली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को काम लायक बना देता है। सो यह इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन 2 काम करता है, मतलब ये काम वाला बंदा है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को घटाएगा, क्योंकि ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो ब्लड वेसल के ल्यूमेन को घटाएगा, जिस वजह से ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घटा हुआ था ना ब्लड का प्रेशर, तो ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। एंजियोटेंसिन 2 एक और काम करता है, कहता है मैं ना अभी एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता हूं फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। किडनी के ऊपर कैप लाइक मैनर में एड्रीनल ग्लैंड है और उसके कॉर्टेक्स हिस्से से सिक्रीट करवाता है ये एल्डोस्टेरोन नामक एंजाइम और हार्मोन, नॉट एंजाइम, हार्मोन। एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है यह वो हार्मोन है जो एक्ट करेगा अब DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे। सो यह कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम आयन की फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। कंडीशनल या फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन जाता है DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और इसमें से रीअब्जॉर्ब करवाएगा, फिल्ट्रेट में से खींचेगा, ब्लड में वापस लेके जाएगा सोडियम आयन को। सोडियम आयन जब ब्लड में जाते हैं तो अपने साथ लेके जाते हैं पानी को भी। सोडियम कहता है सनम मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो डूबूंगा ही ब्लड में, तुझे भी लेकर जाऊंगा। ऑस्मोटिक इफेक्ट से पानी भी चला जाता है, जिस वजह से ब्लड का घटा हुआ वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस वजह से अल्टीमेटली GFR जो है वो बढ़ गया।
कहानी समाप्त। इति वार्ता, समाचार रास के खत्म हुए। यह रास में सबसे पहले रेनिन आया, इस्तेमाल हुआ, रेनिन के बाद एंजियोटेंसिन या एंजियोटेंसिन 2 इस्तेमाल हुआ और बाद में हुआ एल्डोस्टेरोन। ये तभी सिक्रीट होते हैं, याद रखो, ये तीनों तभी सिक्रीट होते हैं जब ब्लड वॉल्यूम घटा है या ब्लड का प्रेशर घटा है या GFR घटा है। ऑल राइट, अब देखो, अगर ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो GFR भी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारी किडनी के फंक्शन तो रेगुलेटेड वे में चलने चाहिए। तो जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो दिल की दीवारों में ज्यादा ब्लड जाएगा, दिल में एट्रिया में ज्यादा ब्लड जाने की वजह से एट्रिया की जो दीवारें हैं वो खिंचेंगी, तन जाएंगी। एट्रिया कहेगा है यार इतना ज्यादा ब्लड, तो मैं ब्लड में सिक्रीट करता हूं ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह हार्मोन क्या करता है भैया, ये एंजियोटेंसिन 2 का या वेसोप्रेसिन का दुश्मन है, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता है इन दोनों से। वो दोनों वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर थे या वेसो डायलेटर हैं, तो ये ब्लड वेसल के ल्यूमेन को बढ़ा देता है, राइट। और जिस वजह से ब्लड का प्रेशर क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना, GFR भी घटना। और याद रखिए ये रास को भी बंद करा देता है, रास मैकेनिज्म को भी ये अपोज करता है। सो दिस इज हाउ आर फंक्शंस ऑफ द किडनीज आर रेगुलेटेड। अब भैया अब हम बात करते हैं, भैया किडनी ने क्या चीज एक्सक्रीट आउट करी, यूरिया। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। यूरिन में पानी, यूरिया नीड वाटर, यूरिया कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और अ पेस्ट। सो यूरिन के थ्रू जो यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है, इस यूरिन का जो रंग होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, लड्डू पीला कलर नहीं, लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर होता है। pH इसकी स्लाइटली एसिडिक होती है, अबाउट 6। रिमेंबर, इनटेक ऑफ द फूड विल चेंज द pH ऑफ योर यूरिन। अगर आप ज्यादा वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं तो एल्केलिनिटी की तरफ चला जाता है pH यूरिन का। अगर आप फ्रूट्स इनटेक ज्यादा करते हैं तो जो यूरिन है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। यूरिन की एक कैरेक्टरिस्टिक या ओडर होती है, और यूरिन में एक दिन में लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिन को हम कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड में यूज करते हैं टू एनालाइज सर्टेन डिसऑर्डर्स। सो रिमेंबर, हम यूरिन की कंपोजिशन या यूरिन की कंडीशन से कुछ एक प्रॉब्लम्स का पता कर सकते हैं, जैसे कि स्वस्थ इंसान के यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता, ना ही कीटोन बॉडीज होती हैं। लेकिन जिस इंसान को डायबिटीज मेलाइटस नामक बीमारी होती है, उस इंसान के यूरिन में ग्लूकोज होता है। उस इंसान के यूरिन में क्या होगा, ग्लूकोज, शुगर। सो जब शुगर यूरिन द्वारा बाहर निकलता है, हम इस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोज्यूरिया। ग्लाइकोज्यूरिया का मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। और ग्लूकोज के साथ साथ कीटोन बॉडीज भी यूरिन द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है, कंडीशन आ जाती है कीटोन्यूरिया। तो प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज कॉल्ड एज कीटोन्यूरिया। डायबिटीज मेलाइटस नामक पेशेंट है ये, अगर ये दो कंडीशंस आप इसके यूरिन में, पेशेंट के यूरिन में देखते हैं। डायबिटीज का मतलब होता है ओवरफ्लो, बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा ये इंसान। मेलाइटस मेलिफेरा से लिया है, मेलिफेरा का मतलब होता है मीठा। सो मीठा यूरिन होता है। बच्चे कहते हैं मैम चखते हैं इस यूरिन को, सो कृपया करके इस तरह की ये जो है ये बात बिल्कुल नहीं है कि इसको मीठा मतलब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग रिएजेंट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, यूज किया जाता है, जो कि ग्लूकोज को, जो कि एक तरह की रिड्यूसिंग शुगर है, उसको यूरिन के अंदर डिटेक्ट कर लेता है। सो जो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट होता है, उसका यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा यूरिनेशन होती है, ओवरफ्लो ऑफ यूरिन होता है। क्योंकि क्या है, ग्लूकोज अगर यूरिन के अंदर होगा तो ग्लूकोज ऑस्मोटिक इफेक्ट शो करता है और यूरिन में से या फिल्ट्रेट में से पानी को भी वापस ब्लड में नहीं जाने देता। पानी बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर निकलेगा, कंडीशन आ जाएगी डायबिटीज, और साथ में ग्लूकोज होगा, कंडीशन आ जाएगी मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। ऑल राइट,
बात करते हैं कुछ और अदर ऑर्गन्स की इन एक्सक्रीशन। हमारे शरीर में किडनीज के अलावा कौन से और ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में काम करते हैं? तो सबसे पहले है लंग्स। लंग्स एक्सक्रीट आउट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, राइट। हमारी लंग्स जो होती हैं लगभग 1 मिनट में 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करती हैं along with significant quantity of water vapors। साथ में है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। 1.2 to 1.5 kg इसका वेट होता है। अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। लीवर एक्सक्रीट आउट करता है बाइल के थ्रू ये सारे वेस्ट। कौन कौन? बिलीरुबिन और विलीवर्डिन, जो कि आरबीसीज के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हैं। विटामिन्स, ड्रग्स, कोलेस्टेरॉल और डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये सब वेस्ट डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू, पॉटी के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं। फिर है स्किन। स्किन पे 2 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी इज स्किन। सो स्किन के ऊपर पहले ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड, जिन्हें हम सुडोरीफेरस ग्लैंड्स भी कहते हैं। स्वेट या पसीने से हम एक्सक्रीट आउट करते हैं नमक NaCl, कुछ यूरिया और साथ में लैक्टिक एसिड। याद रखिए सिबेशियस ग्लैंड से, जो कि ऑयली कवरिंग बनाते हैं जनरली स्किन के ऊपर, वो स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस को एक्सक्रीट आउट करने में मदद करते हैं। अब समझते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हो सकती है? सबसे पहले है किडनी की पथरी। किडनी की पथरी को साइंटिफिकली कहते हैं रीनल कैल्कुलाई, जिसमें ऑक्सैलेट्स के क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट इनसॉल्यूबल अवस्था में precipitate हो जाते हैं in the kidney. So it is the precipitation of the insoluble mass of crystallized salts of oxalate in the kidney condition is called as renal calculi. दूसरी कंडीशन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है जब किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलाई नामक ब्लड कैपिलरीज हैं, वहां तक इन्फेक्शन पहुंच गया कुछ जो ट्रीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलाई सूज जाती हैं, इन्फ्लेम हो जाती हैं, कंडीशन आ जाती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होगा? जो आपका ग्लोमेरुलाई के एंडोथीलियम के बीच में जो पोर्स होते हैं उनका स्पेस बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, जिस वजह से प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाते हैं। कंडीशन आ जाएगी प्रोटीनयूरिया और हिमेट्यूरिया। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इज प्रोटीनयूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन द यूरिन इज कॉल्ड हिमेट्यूरिया। ठीक है जी। आगे है रीनल फेलुअर या किडनी फेलुअर। देखिए जब किडनी अच्छे से काम नहीं करती हैं तो हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। यूरिया बढ़ने को हम यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत हार्मफुल हो सकता है, जिसकी वजह से किडनी फेलुअर हो सकता है। इसको ट्रीट करने के लिए पहली तकनीक है हमारे पास हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस को एक आम इंसान की भाषा में हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इसमें हम ब्लड में से यूरिया नामक नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पर्सन के लिए एक चमत्कारिक तकनीक है। ये बून है फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें करते क्या है, हम पेशेंट के आर्टरी में से ब्लड को ड्रेन करते हैं। जनरली रेडियल आर्टरी में से ब्लड को ड्रेन किया जाता है। इस ब्लड को हेपेरिन नामक एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद ब्लड को डायलाइजिंग यूनिट पे पंप किया जाता है। डायलाइजिंग यूनिट में एक पोरस सेलोफेन ट्यूब होती है जिसके चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है। याद रखिए डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया नहीं होता। हमारी प्लाज्मा की तरह ही इसकी कंपोजिशन होती है, लेकिन इसमें यूरिया नहीं होता, जिस वजह से जो यूरिया होता है वो ब्लड में से फिल्टर होना शुरू हो जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड्स द डायलाइजिंग फ्लूइड, और यह नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है।
अब जो ब्लड साफ हो गया, क्लियर हो गया, हम इस साफ ब्लड को एंटी हेपरिन नामक एंटी हेपरिन नामक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं ताकि नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है बाद में ऑपरेट हो सके। एंटी हेपरिन के साथ मिक्स करके हम दोबारा इसको पेशेंट के ब्लड में पंप कर देते हैं इनटू अ कन्वीनियंट वेन। ऑल राइट, ये परमानेंट या ये अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है किडनी फेलुअर का। जिनको किडनी फेलुअर होता है उनके लिए अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन या रीनल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें हम किसी डोनर से, प्रेफरेबली जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनसे किडनीज, फंक्शनल किडनी जो है वो लेते हैं, क्लोज रिलेटिव से लेते हैं या सिबलिंग से ले सकते हैं या अगर आइडेंटिकल ट्विन है उनसे ले सकते हैं टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ दैट किडनी। बिकॉज अगर आप किसी अननोन या अनमैच डोनर के साथ डोनर से किडनी लेंगे तो रिजेक्शन ऑफ दैट ग्राफ्ट आर वेरी मच इंक्रीज्ड, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है और रिजेक्शन शो करता है विच मे लीड टू डेथ। So that's why in order to minimize the chances of rejection of the graft or the kidney, usually close relatives or the siblings are being preferred. मॉडर्न क्लिनिकल मेथड्स की वजह से जो सक्सेस रेट है इन टेक्निक का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। राइट, ऑल राइट। सो रिमेंबर, किडनी फेलुअर में एक्यूट रीनल फेलुअर जब होता है, जब दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं, तभी हमें जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज वन किडनी अगर फंक्शनल है किसी इंसान में, द पर्सन कैन सर्वाइव विद दैट वन किडनी, क्योंकि हमारी बॉडी में किडनीज जो होती हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी शो करती हैं। मतलब एक डैमेज्ड किडनी का फंक्शन दूसरी फंक्शनल किडनी टेक ओवर कर लेती है। हमारे शरीर में कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी शो करने वाले दो और बंदे भी हैं, एक का नाम है लीवर और दूसरे का नाम है ओवरी। सो रिमेंबर, अगर लीवर डैमेज हो जाता है, सम अल्कोहलिक पीपल में सम पार्ट ऑफ द लीवर बिकम नॉन फंक्शनल और फाइब्रोसिस या सिरोसिस हो जाती है कुछ एक हिस्से की, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लीवर विल टेक ओवर द फंक्शन ऑफ दैट डैमेज्ड पार्ट। इसीलिए दारू पीने वाले पियक्कड़ बंदे को, बेवड़े बंदे को अक्सर डॉक्टर कहता है कि अभी भी अगर तू रुक जाएगा, तू ठहर जाएगा, तब भी तेरे चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं। राइट, बिकॉज लीवर शोज कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। लीवर के जो हिपैटोसाइट्स होते हैं वो G0 फेज में होते हैं, कंडीशनली वो डिवाइड हो सकते हैं और G0 फेज से वो वापस सेल साइकिल में दोबारा से आ सकते हैं और डैमेज लीवर का फंक्शन टेक ओवर कर सकते हैं। उसी प्रकार से फीमेल की बॉडी में वैसे तो ऑल्टरनेटिवली ओवरी हर एक महीने में, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल या ओव्यूलेटरी फेज में ओवा रिलीज करती हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश एक ओवरी रिमूव कर दी जाए, देन द सेकेंड ओवरी विल टेक ओवर द फंक्शन ऑफ दैट रिमूव्ड ओवरी एंड विल स्टार्ट रिलीजिंग द एग इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑल राइट, सो इसी महत्वपूर्ण और बहुत ही उम्दा जानकारी के साथ मैं इस लेक्चर का समापन करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे जो हैं पूरी चीयर अप होके, पूरी खुशी से, पूरे हर्षोल्लास से, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे पैशन के साथ जो है वो नीट की तैयारी कर रहे होंगे। याद रखो, अगर आप रो पिट के तैयारी करोगे तो उसका रो पिटने का फल जो है वो रो पिटना ही आएगा। इसलिए बी पॉजिटिव, keep working, believe in the present time, do not think about the future, what will happen, how will I get selected or not, what will happen if I'll not selected. So beta कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। Right, so always believe in your karma, keep working, and definitely if you'll keep working, जो कर्म होता है वो कभी ज़ाया नहीं जाता। सो आपकी जो मेहनत होगी वो आपको फल जो है वो ज़रूर देगी। आप बस मेहनत में विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने पोटेंशियल के ऊपर विश्वास रखिए और हंसते खेलते बड़े ही मज़े के साथ पढ़ते रहिए। पढ़ाई को बोझ ना लीजिए,
इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए और की वर्किंग बेटा. माई विशेस, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू. आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर soon, probably by tomorrow or day after tomorrow. Till then, you take care of yourself. Love you all. God bless you. Bachcha party. Bye bye.